तो योगी राज में मुख्तार अंसारी की माफियागिरी पर ताला लग चुका है और अब मुख्तार कंगाल होने वाला है। मुख्तार के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू हो चुका है, नाम है ऑपरेशन पैंथर। इस ऑपरेशन की खबर से न सिर्फ मुख्तार बल्कि पूरी की पूरी मुख्तार फैमिली टेंशन में आ चुकी है। ऑपरेशन पैंथर क्या है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में जरा देखिए। जब पैंथर शिकार पर निकलता है तो सबसे पहले वो अपने शिकार की हर चाल को देखता है। कहीं दूर बैठकर शिकार की एक एक नजर रखता है। चुपचाप दबे पांव शिकार का पीछा करता है। शिकार को भनक तक नहीं लग पाती कि दो आंखें कई घंटों से उसको देख रही हैं। साए की तरह उसका पीछा कर रहा है। लेकिन सही समय आते ही ऐसा हमला कि शिकार का एक वार में काम तमाम। हमला ऐसा कि शिकार को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाता। कुछ ऐसा ही मुख्तार के साथ होने वाला है, क्योंकि इसी थीम पर यूपी में नया ऑपरेशन लॉन्च चल रहा है। नाम है ऑपरेशन पैंथर। नाम मुख्तार अंसारी, उम्र 60 साल, बांदा जेल में बंद अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। अफशा अंसारी, उम्र 55 साल, फिलहाल फरार, पुलिस को सरगर्मी से तलाश। अब्बास अंसारी, उम्र 31 साल, कासगंज जेल में सजा काट रहा है। निखत अंसारी, उम्र 29 साल, चित्रकूट जेल में थी, फिलहाल जमानत पर बाहर। उमर अंसारी, उम्र 25 साल, फिलहाल गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार। मुख्तार से लेकर उमर तक, बेटे से लेकर बहू तक ने कहां कहां तक जमीन खरीदी, कहां की जमीन किसके नाम पर खरीदी, किसने कहां कितना ब्लैक मनी छिपाया, किसने कहां कहां से पैसा बनाया, किसने कहां कितना पैसा लगाया। मुख्तार एंड फैमिली के हर मेंबर की डिटेल निकाली जा रही है। पाई पाई का मिलान हो रहा है। जमीन का एक एक इंच नापा जा रहा है। सब कुछ जांचा जा रहा है। माफियाओं पर सीएम योगी की सख्ती के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन पैंथर चलाया हुआ है। इसी ऑपरेशन पैंथर के चलते गाजीपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुख्तार अंसारी की 12 करोड़ की बेनामी संपत्ति को अटैच किया। इसके बाद राजधानी लखनऊ में भी मुख्तार अंसारी की 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति को जब्त किया गया है। सूत्रों की माने तो ईडी को पता चला है कि मुख्तार अंसारी की दिल्ली और पंजाब में भी दर्जनों बेनामी संपत्तियां हैं और अब इन बेनामी संपत्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। मुख्तार को लगा था कि जेल जाएगा तो बच जाएगा। जेल जाना मतलब अड्डा बदलना। धंधा तो वहां से चलेगा, काम वहां से भी होगा। हुआ ऐसा ही कि मुख्तार जेल गया, लेकिन यूपी नहीं, पंजाब में। कई सालों तक रोपड़ जेल में रहा। मुख्तार का धंधा खूब चला, अपराध का साम्राज्य खूब फला, खूब फूला। लेकिन 2017 में निजाम बदल गया। यूपी में योगी आ गए। मुख्तार को पंजाब से यूपी ले आया गया। जो माफिया ओपन जीप में घूमकर लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करता था, वही माफिया यूपी आया तो व्हील चेयर पर नजर आया। 6 साल में योगी के सामने मुख्तार को अर्श से जेल के फर्श पर पहुंचा दिया। सत्ता गई, सियासत गई, हनक गई, रुतबा गया, रुआब गया, सब कुछ गया सो गया। लेकिन योगी ने मुख्तार से बाहुबली की पहचान तक छीन ली। माफियागिरी की दुकान पर ताला लगा दिया। मुख्तार पर इस वक्त की लेटेस्ट रिपोर्ट ये कि माफिया मुख्तार पर कुल 61 केस दर्ज हैं। 6 केस में मुख्तार को सजा सुना दी गई। अब नंबर और बढ़ने वाला है, क्योंकि 7वीं सजा के ऐलान की तैयारी चल रही है। तो दूसरी तरफ ऑपरेशन पैंथर लॉन्च हो चुका है। योगी राज में मुख्तार के खिलाफ न सिर्फ लीगल एक्शन हो रहा है, बल्कि मुख्तार के साम्राज्य को मटिया मेट करने के लिए एक नया चक्रव्यूह तैयार कर लिया गया। इस चक्रव्यूह में एक तरफ योगी है, योगी का प्रशासन है, तो दूसरी तरफ आईटी और ईडी मतलब इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी जांच एजेंसीज शामिल हैं। योगी का प्लान ऐसा कि इस चक्रव्यूह में फंसा मुख्तार का परिवार पाई पाई का मोहताज हो जाएगा। मुख्तार मंडली के पास न पैसा रहेगा, न जमीन बचेगी, न मददगार बचेंगे और न पनाहगार मिलेंगे। मुख्तार पर चौतरफा एक्शन हो रहा है। यूपी में मुख्तार की एक एक डिटेल निकाली जा रही है।
हर जिले में मुख्तार की काली कमाई की जांच की जा रही है। मऊ, गाजीपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज के साथ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में भी एक्शन। आयकर विभाग की टीम ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों से पूछताछ के बाद 23 संपत्तियों की जानकारी जुटाई है। लखनऊ और गाजीपुर के अलावा बाकी जगहों पर स्थित इन संपत्तियों की जो जांच है वो पूरी कर ली गई है और अब एक एक कर इनको जब्त किया जा रहा है। इन सब के अलावा 2 अन्य जो संपत्तियां हैं उनकी भी जब्ती की कवायद शुरू कर दी गई है। मतलब साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयकर विभाग को ऑपरेशन पैंथर को और तेज करने का आदेश दिया है। कोशिश यही की जा रही है कि इस ऑपरेशन पैंथर के जरिए मुख्तार के अर्थतंत्र पर कड़ा प्रहार किया जाए और इसे मुकाम तक पहुंचाया जाए। कुछ दिनों पहले ऑपरेशन पैंथर के तहत लखनऊ में मुख्तार की 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति को जब्त किया गया। गाजीपुर में मुख्तार की 12 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज किया गया। ईडी ने उरई और जालौन में कुछ महीने पहले मुख्तार के खिलाफ एक्शन लिया और 3 करोड़ 30 लाख की संपत्तियों को जब्त किया। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल से लेकर पंजाब तक आर्थिक कारोबार फैला हुआ था। जांच एजेंसियों की कार्रवाई के दौरान बातें सामने आई हैं कि अरबों के इस अर्थतंत्र को संभालने के लिए मुख्तार अंसारी ने न सिर्फ अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बल्कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनको भी हायर कर रखा था। अगर उसके अर्थतंत्र की बात करें तो मुख्तार अंसारी ने अपने करीबी जो रिश्तेदार हैं और इसके अलावा जो कुछ नजदीकी गुर्गे थे उनके नाम से लगभग दर्जन भर की संख्या में जो कंपनियां थी वो खड़ी कर रखी थी और इन कंपनियों के जरिए वो अरबों का जो कारोबार था वो करता था। अगर कारोबार की बात करें तो सबसे अधिक जो इन्वेस्टमेंट था मुख्तार का वो टावर के कारोबार में था। इसके अलावा रियल एस्टेट में भी उसने लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा था। और ये जालौन में जो एक्शन हुआ, इस एक्शन में मुख्तार के करीबी जितेंद्र सपारा का नाम आया। इनपुट ये कि मुख्तार ने जितेंद्र के साथ मिलकर करोड़ों की काली कमाई को वाइट करने का काम किया। और बिहार में जाति आधारित जनगणना के बाद 2 दिन से विपक्ष बहुत जोश में था। विपक्ष ने यकीन करके बैठा था कि नीतीश और तेजस्वी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा दांव चल रहा। पूरे इंडिया अलायंस को यह लग रहा था, ये यकीन था कि जाति आधारित जनगणना के आंकड़े दिखाकर वो मोदी को चक्रव्यूह में फंसा दे। लेकिन विपक्ष की इसी रणनीति को पीएम मोदी ने 24 घंटे में नाकाम कर दिया। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। 80% हिंदू अपना हक मांगेंगे, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। मुस्लिमों की बढ़ती आबादी, नई सियासत शुरू। बात हक की है, बात हक दिलाने की है, यह बात 24 का हकदार बनने की है। कोई तोड़ रहा है। क्या काम किए शेड्यूल कास्ट, क्या काम किए शेड्यूल ट्राइब का? अति पिछड़ा को अभी भी मान्यता दिए हैं पूरे देश में, बोलिए। कोई जोड़ रहा है। मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। तो कोई नए गठजोड़ में लगा है। मेरा मानना यह है कि थर्ड स्पेस के फ्रंट के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है जो ये INDI अलायंस को फिल नहीं कर पा रहा है। 24 में किस नाम पर वोट गिरेगा, किसको मिलेगा और किसको नया मौका मिल गया। बीजेपी को वोट में हिंदू नजर आते हैं, इंडी अलायंस को जाति नजर आती है, ओवैसी को मुस्लिमों की बढ़ती आबादी नजर आती है। बात बिहार से शुरू हुई, लेकिन बात 24 तक जाएगी। नीतीश को लगा था कि जाति की बात आएगी तो मोदी फंस जाएंगे। कांग्रेस को लगा था कि हक की बात आएगी तो मोदी से जवाब देते नहीं बनेगा। इंडी अलायंस के हर एक नेता, हर एक पार्टी की यही लाइन थी। मोदी फंस गए, चुनाव फंस गया, नतीजा अब बदल गया। लेकिन यही गलती विपक्ष बार बार करता है, हर बार करता है। जहां विपक्ष सोचना बंद करता है, वहां से मोदी बोलना शुरू करते हैं।
कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजना ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। नरेंद्र मोदी ने विपक्ष का खेल बदल दिया। जिस जाति पर मोदी को फंसाने की तैयारी थी, उसके हक पर अब विपक्ष का गला सूखने लगा। राहुल गांधी जाति पर हक मांगेंगे तो मोदी ने हक मांगने की लकीर लंबी खींच दी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? पिछले 9 साल में मोदी ने जाति से ऊपर उठकर राजनीति करना सिखाया और करके दिखाया भी। यूपी में करीब 80% आबादी हिंदू की है। 2019 में बीजेपी को 80 में से 64 सीटें मिली थी। मध्य प्रदेश में 90% हिंदू हैं। 2019 में मोदी को 28 में से 27 सीटें मिली थी। राजस्थान में 88% हिंदू हैं। 2019 में बीजेपी को 25 में से 24 सीटें मिली थी। बिहार में करीब 82% हिंदू हैं। 2019 में नीतीश की पार्टी भी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ी थी। बीजेपी प्लस को 40 में से 39 सीटें मिली थी। महाराष्ट्र में करीब 80% हिंदू हैं। 19 में यहां बीजेपी को 23 और उस वक्त शिवसेना साथ में थी, उसको 18 सीटें मिली। बंगाल में 70% हिंदू हैं। 2019 में मोदी को 42 में से 18 सीटें मिली। पिछली बार से 16 सीटें ज्यादा। बीजेपी को कुल 303 सीटें मिली, जिनमें सबसे ज्यादा हिंदू बहुल सीट थी। जब नीतीश कुमार जाति के आंकड़े बता रहे थे, उनका चेहरा खिला हुआ था। हर जवाब के बाद मुस्कान बढ़ती जा रही थी, जैसे उनको 2014 जैसी तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी। 2014 में नीतीश और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े थे। 2014 में बीजेपी प्लस को 31 सीटें थी, जबकि नीतीश सिर्फ 2 पर रुक गए थे। मोदी की सबसे बड़ी ताकत हिंदू वोट है। यही इंडी अलायंस की सबसे बड़ी कमजोरी। इस बात का एहसास राहुल गांधी को भी है, अखिलेश यादव को भी है। इसलिए जाति में तोड़ो, 2024 की जीत जोड़ो, ये फॉर्मूला एक्टिव हो गया। सनातन कुछ नहीं है, सनातन है तो जाति है। जाति ही शाश्वत है, सनातन कुछ नहीं। सनातन कह करके मूर्ख बनाने का काम करते रहे हैं, अब नहीं बना पाएंगे। ये सनातन के नाम पर सबका वोट लेते हैं और सनातन के नाम पर बराबर का भागीदारी दे, सम्मान दे, संसाधनों में हिस्सेदारी दे, हम मानने को तैयार हैं। विपक्ष को लगता है अगर वोटर हिंदू की सोच के साथ जाएगा तो मोदी को वोट देगा, अगर जाति की सोच के साथ जाएगा तो विपक्ष को वोट देगा। लेकिन एक बात इंडी अलायंस भूल गया या खुद से सच छिपाने लगा। 2019 में बीजेपी 22 करोड़ 90 लाख 76,879 वोट हासिल कर चुकी थी। इनमें ठाकुर भी थे, यादव भी थे, ब्राह्मण थे, कुर्मी थे, बनिए थे, रविदास थे, कायस्थ थे, तो मल्लाह भी थे। देखने का नजरिया है, एक नजर हिंदू वोट देखेगी तो दूसरी नजर में जाति आएगी। देख तो ओवैसी भी रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ मुसलमानों पर टिकी हैं। बिहार के आंकड़े आए तो ओवैसी भी जरूर मुस्कुराए होंगे। 2011 में बिहार में मुस्लिम आबादी 16.9% थी। 2023 में बढ़कर 17.7 पर पहुंच गई। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 10 सीटें ऐसी थी जहां AIMIM दूसरे नंबर पर रही। ऐसे में भाईजान को
2024 के चुनाव में पूरी जान लगा देनी होगी। लेकिन जितना ओवैसी जोर लगाएंगे उतना ही घाटा इंडी गठबंधन को होगा। जितना भाईजान का शोर होगा उतना ही हिंदू हिंदू होने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।